Hello students, I welcome you all to today's class and today we will start with lecture number 2 for our topic thermodynamics. Okay? Let us check last class में क्या देखा था हमने? We studied various terms, right? System क्या होता है, surroundings क्या होता है, we understood the concept of internal energy, yes? और हमने देखा था work done, कैलकुलेट करना, हीट, व्हाट इज हीट, वी अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट. चलो आज के लेक्चर में आई रिपीट, नॉट एग्जैक्टली रिपीट बट सी जो वेरियस प्रोसेसेस हैं वो हमें थोड़ा और डिटेल में पढ़ने हैं. आई जस्ट चेक्ड आउट योर कंटेंट एंड देन आई सॉ दैट यू हैव द डेरिवेशन आल्सो फॉर द सेम. ओके, तो डेरिवेशन हालांकि करवाया था बट स्टिल एक बार रिपीट कर लेते हैं. ओके, तो यहाँ तक तो आई गेस सबको क्लियर है. I guess यहाँ तक सभी को क्लियर है. ओके, एंड इवन दिस इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ द वर्क डन, हाउ डू वी कैलकुलेट. चलो हमें मेनली क्या देखना है, वी विल हैव टू सी द प्रोसेसेस. ओके, प्रोसेसेस में क्या क्या आ जाएगा, प्रोसेसेस में हमें कौन कौन से प्रोसेसेस देखने हैं. वी हैव टू सी द आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस, उसमें वर्क डन कैलकुलेशन एंड बाकी सारे पैरामीटर्स जैसे कि क्यू कितना होता है, डेल यू कितना होता है. यस, तो वो सब देखेंगे आइसोथर्मल रिवर्सिबल में, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल में एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में. ये तीन प्रोसेसेस हैं. ओके, चलो उससे पहले ये देख लेते हैं फ्री एक्सपेंशन. आई गेस ये लास्ट क्लास में करवाया था बट स्टिल थोड़ा अच्छे से देख लो. क्या है एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन वैक्यूम इज फ्री एक्सपेंशन, इतना तो क्लियर है. नो वर्क इज डन ड्यूरिंग द फ्री एक्सपेंशन, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू हमें पता है कितना होता है, पी एक्सटर्नल इनटू व्हाट, डेल वी. स्टूडेंट्स, सिंस ये पी एक्सटर्नल 0 है, क्यों? क्योंकि हम अगर ये हमारा सिस्टम है तो इस पे हम कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं. यस, मतलब वर्क डन क्यों होगा, बिकॉज इफ वील अप्लाई द प्रेशर तो फिर चेंज होगा, डिस्प्लेसमेंट होगी इस पिस्टन की, वर्क डन होगा कुछ. यस, बट सिंस यहाँ पर प्रेशर कुछ अप्लाई ही नहीं कर रहे हैं, पी एक्सटर्नल 0 है एंड सिंस ये मल्टीप्लिकेटिव टर्म है पूरा, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. क्लियर है? इज दिस मच क्लियर टू यू? अब सेकेंड चीज देखो, आइसोथर्मल फ्री एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. आइसोथर्मल मतलब क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है. यस, एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस इन वैक्यूम में Q0 क्यों होता है, व्हाई इज इट 0? यू मस्ट, ऑल ऑफ यू मस्ट बी वंडरिंग कि Q0 है तो बट एक्सप्लेन नहीं किया. प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस है स्टूडेंट्स. यस, अब आइसोथर्मल प्रोसेस है सिंस, तो क्या बताया था, हीट क्या होती है, इट इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस. एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस. टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पर T तो कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब मान लो कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है T2 माइनस T1 ये भी कांस्टेंट ही रहेगा. क्यों? अगर टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस है तो 5 डिग्री सेल्सियस ही मेंटेन रहेगा, कांस्टेंट रहेगा. तो 5 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस क्या मिला, 0. इजंट इट? यस, तो सिंस टेम्परेचर डिफरेंस 0 है, टेम्परेचर डिफरेंस एंड क्यू क्या होता है, इट इज द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विच इज ड्यू टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर. इजंट इट? यही डेफिनेशन पड़ी थी हीट की. तो सिंस टेम्परेचर डिफरेंस 0 है, देयरफॉर हीट कोई एक्सचेंज ही नहीं होगा, हीट एक्सचेंज होगा ही नहीं, Q इज 0. ओके, क्लियर है? अब देखो U क्यों 0 है, U इज इक्वल टू Q प्लस W देखा था, W भी 0, Q भी 0 एज वी प्रूव्ड, तो U भी तो 0 ही हो जाएगा. यस, तो अब ये तीनों चीजें सेटिस्फाइड हैं कि ऐसा क्यों करवाया था, टेल मी. ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं. सी, अब क्या है, फॉर एन आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल प्रोसेस हमें ये इनके टर्म्स जो हैं ये एक्सप्रेस करने हैं बेटा. ओके, तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे वर्क डन फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस. क्या देखेंगे, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, वर्क डन फॉर रिवर्सिबल, ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस. ओके, चलो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W पढ़ा था या नहीं पढ़ा था, मुझे बता दो.
पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? टेल मी, इतना रिकॉल करें सब लोग पहले। यस, नाउ नो दैट इंटरनल एनर्जी ये जो है इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ठीक है, इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अभी सिर्फ इतना समझेंगे सब लोग, ओके? और अगर इलैबोरेट करके लिखूं तो इतना मान लो कि इंटरनल एनर्जी जो है बेटा दैट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। अभी सिर्फ इतना मान लो। अब हमने कंडीशन कौन सी ली है? आइसोथर्मल, मतलब टेम्परेचर 0 हो गया। हुआ या नहीं बताओ मुझे? यस, टेम्परेचर अगर 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया, तो इंटरनल एनर्जी भी 0 हो जाएगी। तो यहां मैं लिख दूं 0 इज इक्वल टू Q प्लस W, और कैन आई राइट द सेम एज Q इज इक्वल टू माइनस W? यस, क्या मैं ये लिख सकती हूँ? यस स्टूडेंट्स, एंड क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ डेल्टा U इज इक्वल टू 0, एज वी प्रूव्ड कि सिंस इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर तो डेल्टा U भी 0 हो गया। तो ये दो चीजें हमने निकाली हैं यहाँ से। ये कैलकुलेट करना था ना, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा U कितना आ गया? 0 आ गया। Q कितना आ गया? इक्वल टू नेगेटिव ऑफ W आ गया। तो अब नेगेटिव ऑफ W तो आ गया, लेकिन अब हमें क्या करना है? ये वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यस, एंड इसका जो साइन होगा उसका ऑपोजिट Q का साइन होगा, बिकॉज है तो दोनों इक्वल, लेकिन बस साइन का डिफरेंस है। ठीक है, चलो तो लेट अस सी नाउ वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे। वर्क डन हमें पता है इट इज इक्वल टू P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। यस, यही होता है। टेल मी, नेगेटिव ऑफ P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V, यही होता है। और अगर मैं इनको सिंपल टर्म्स में लिखूं तो क्या मैं लिख सकती हूँ? माइनस ऑफ P डॉट डी, बिकॉज रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, हर स्टेप पे आप चेंज स्टेप के, अगर मान लो ये, अच्छा जो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना वो बहुत ही छोटी छोटी स्टेप्स में कैरी आउट होता है और हर स्टेप में एक इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि हर स्टेप में हम पीछे जा सकते हैं, ओके, रिवर्स कर सकते हैं, तभी वो सही मायने में रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। ओके, तो हर छोटे छोटे स्टेप के लिए मैं मान लूं कि dv वॉल्यूम चेंज हो रहा है, देयरफॉर वी राइट इट एज dv। इज इट क्लियर? इतना क्लियर है? नाउ स्टूडेंट्स, वी नो दैट P इज इक्वल टू nRT बाई V। क्यों? PV इज इक्वल टू nRT होता है, तो P इक्वल्स टू nRT बाई V लिख दिया मैंने। इसी को अब मैं लिखती हूँ P की जगह पर माइनस ऑफ nRT बाई V लिख लिया डॉट dV। ठीक है, नाउ लेट मी इंटीग्रेट दिस इक्वेशन। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, नंबर ऑफ स्टेप्स जो होती हैं वो फाइनाइट होती हैं। अब जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है जिसको रिवर्स नहीं कर सकते, यस, उसमें फाइनाइट स्टेप्स तो होंगी नहीं। फाइनाइट स्टेप्स क्या होता है? जिनको हम काउंट कर सकते हैं, ओके, ऑन नंबर। तो वर्क डन फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस में फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होती हैं, इसीलिए इस इक्वेशन को हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। यस, अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा। ओके, चलो तो इसको हम देखते हैं। माइनस ऑफ इंटीग्रेशन nRT बाई V डॉट dV। ठीक है, इतना है इंटीग्रेशन फ्रॉम कहाँ से? V इनिशियल से V फाइनल तक। क्लियर है इतना? दिस इज W इज इक्वल टू इतना। इज दिस मच क्लियर स्टूडेंट्स? ठीक है, अब इसी को हम क्या लिख लेंगे? इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग। इन टर्म्स ऑफ नेचुरल लॉग इसी को लिखेंगे। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आता है? सी माइनस ऑफ nRT नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है, ये आ गया वर्क डन फॉर व्हाट स्टूडेंट्स? फॉर अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। This is the work done. W is equal to minus nRT natural log of V final upon V initial. ठीक है, this is the work done. अब चलो एक चीज बताती हूँ मैं। ठीक है, चलो ये देखो अब। Now see, Q क्या पढ़ा था? Q is equal to minus of W देखा था? Yes students, देखा था या नहीं देखा था बताओ मुझे। तो
अब क्या मैं Q को ऐसे नहीं लिख सकती, ये W की वैल्यू कैलकुलेट करी है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी नेगेटिव में है, तो नेगेटिव ऑफ, ये तो साइन इसका है, एंड वर्क डन कितना आया, माइनस एनआरटी, माइनस एनआरटी नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, यही आया है। यस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो Q क्या हो जाएगा, पॉजिटिव ऑफ एनआरटी नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है, ये हम आ गया हमारा Q, ये आ गया हमारा W स्टूडेंट्स, एंड डेल्टा U कितना है, इक्वल टू 0। यस, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ओके, ठीक है, क्लियर है इतना। यस, तो ये वेरीफाइड है किसके लिए, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये वेरीफाइड है। यस, चलो, आई होप इतना क्लियर है। इसी के फॉर्म्स देखे थे हमने लास्ट क्लास में। यस, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ एनआरटी लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल, यही देखा था। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्रेशर के टर्म्स में लिखना है तो नेचुरल लॉग ऑफ व्हाट स्टूडेंट्स, P इनिशियल अपॉन V फाइनल। यस, यस, और इसी को अगर हमें किन के टर्म्स में लिखना है, नेचुरल लॉग के बजाय अगर हमें इसे नॉर्मल लॉग के फॉर्म में लिखना है तो 2.303 देन एनआरटी, ओके ओके, एनआरटी लॉग ऑफ V फाइनल अपॉन V इनिशियल। ठीक है, क्लियर है, ये इसका फॉर्मेट हो गया। इसका फॉर्मेट हो जाएगा माइनस ऑफ एनआरटी, अच्छा एक सेकेंड, इसका हो जाएगा माइनस ऑफ 2.303 एनआरटी अगेन लॉग ऑफ व्हाट, P इनिशियल अपॉन P फाइनल। ठीक है, इज दिस मच क्लियर स्टूडेंट्स? यस, चलो ओके देन। अब इसको अगर हमें पॉजिटिव साइन में करना है तो क्या कर देंगे, एनआरटी नेचुरल लॉग ऑफ, उल्टा हो जाएगा, V फाइनल अपॉन V इनिशियल है ना, तो V इनिशियल अपॉन V फाइनल। सेम गोज फॉर ऑल दी अदर स्टेटमेंट्स। ओके, ठीक है, चलो, तो ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया। यस, नाउ फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज देखते हैं। फॉर आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज क्या होगा, पहले हमने देखा था आइसोथर्मल रिवर्सिबल चेंज के लिए वर्क डन, अब हम देखेंगे आइसोथर्मल इरिवर्सिबल चेंज के लिए वर्क डन। तो चलो यहाँ पर भी डेल्टा U जो होगा दैट विल बी इक्वल टू 0। व्हाई, बिकॉज इट विल बी अ व्हाट, इट विल बी अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एंड आइसोथर्मल है तो नो टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, अब चलो वर्क डन क्या होगा, इट विल बी माइनस P del V, वर्क डन अगेन विल बी माइनस ऑफ P del V, लेकिन सिंस स्टूडेंट्स ये इरिवर्सिबल स्टेप है, इरिवर्सिबल कंडीशन है, तो इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स जो होंगी दैट विल बी इनफाइनाइट, इसीलिए यहाँ पर हम क्या कांस्टेंट रखेंगे, प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे। इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो P एक्सटर्नल विल बी हमारा बाहर, एंड देन वील इंटीग्रेट द बाकी का इक्वेशन dV by V जो भी लेते हैं। ठीक है, dV by V यही होगा। टेल मी, यस, V1 से V2 अगेन सेम कंडीशंस रहेंगी, तो प्रेशर विल बी व्हाट, V1 से V2 कंडीशंस रहेंगी, dV by V, yes, what will we get, P external and V2 minus V1, यही मिलेगा। टेल मी, इतना चेकआउट करो। अच्छा, इस P एक्सटर्नल को मैं P2 लिख दूं, ओके, तो P2 विल बी इक्वल टू NRT अपॉन V2, PB इज इक्वल टू NRT, तो NRT बाय V2, तो यहाँ पर इसकी जगह व्हाट एम आई राइटिंग, NRT बाय V2, ओके, एंड देन V2 माइनस V1 अगेन, तो ये अंदर चला जाएगा, ये अंदर चला जाएगा, तो ये V2 हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, तो क्या मिला, NRT V2 माइनस V1 अपॉन V2। यस, वर्क डन। अच्छा, यहाँ सबके पास नेगेटिव साइन आएगा, ये माइनस PdV है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव अगेन नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, यस,
So this will be the work done for irreversible isothermal process. Yes, अब देखो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, यहाँ पर भी होगा तो सिर्फ यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा एंड वो Q की वैल्यू आ जाएगी. अगर हमें Q कैलकुलेट करना है तो इट विल बी व्हाट, वर्क डन नेगेटिव में है ना, तो Q पॉजिटिव में आ जाएगा जैसे हमने पहले किया था, तो इट विल बी प्लस ऑफ nRT. यस, V2 माइनस V1 बाय V2 को और कैसे लिख सकते हो, 1 माइनस V1 बाय V2. ओके, यस, क्लियर है इतना. दिस विल बी फॉर इररिवर्सिबल आइसोथर्मल. ठीक है, चलो एडियाबैटिक के लिए देख लेते हैं. एडियाबैटिक के लिए बहुत ईजी है, कुछ नहीं है. डेल्टा यू इज इक्वल टू पता है Q प्लस डब्ल्यू होता है ना. सिंस हीट एक्सचेंज नहीं होता है तो डेल्टा जो Q होता है दैट इज जीरो. हीट एक्सचेंज नहीं होता है एडियाबैटिक प्रोसेस में, तो डेल्टा U इज इक्वल टू व्हाट, इट इज बी इक्वल टू W. मतलब वर्क डन एडियाबैटिक में क्या हो जाएगा, इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ठीक है, आई होप इतना क्लियर है सबको. यस, नाउ लेट अस कम टू द एंथैल्पी पोर्शन. ओके, अ यूजफुल न्यू स्टेट फंक्शन. क्यों बोल रहे हैं स्टेट फंक्शन? फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था स्टेट फंक्शन क्या होता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करता है, पाथ फॉलो नहीं करता है. सेकेंड चीज, पाथ फंक्शन में सिर्फ वर्क आएगा, हीट आएगा एंड हीट कैपेसिटी आएगा. ट्रिक बताई थी, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, वर्क, हीट, हीट कैपेसिटी नहीं आ रहा ना. ये एच एंथैल्पी नहीं है बेटा, ये हीट है. ओके, एंड हीट कैपेसिटी. यस, तो ये सारे सिर्फ पाथ फंक्शन है. स्टेट फंक्शन में क्या आ जाएगा, एंथैल्पी बताया था. बाकी सारे एंथैल्पी हो गया, एंट्रोपी हो गया, एवरीथिंग विल कम अंडर व्हाट, स्टेट फंक्शन या स्टेट वेरिएबल्स. ठीक है, चलो अब हमें पता है, वी नो दैट द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. हाईली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, हाईली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. हमें पता है जो हीट एब्जॉर्ब होती है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू मान रहे थे ना. यस, यस, मान रहे थे या नहीं. अब अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है, देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस वर्क डन को क्या लिखूं, माइनस पी डेल वी. कंडीशन कौन सी बोली है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट वॉल्यूम. मतलब ये जो dv है ये इक्वल टू जीरो है, कोई चेंज नहीं है. बहुत अच्छे से समझे, सब बहुत अच्छे से समझो इस चीज को. डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू होता है. डेल्टा यू इज इक्वल टू Q प्लस डब्ल्यू की जगह मैंने लिख दिया माइनस ऑफ पी डी वी. स्टूडेंट्स, ये जो dv टर्म है ये जीरो क्यों होगा, बिकॉज क्या बात करी है, कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी है. तो अगर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हैं तो ये पूरा मल्टीप्लिकेटिव टर्म है, ये जीरो हो जाएगा. यस, तो डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q. यस, क्यों हुआ डेल्टा यू इज इक्वल टू Q, क्योंकि हमने वॉल्यूम कांस्टेंट रखी थी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है, तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब होता है तो हम उसको ऐसे एब्रीविएट करते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम. इंटरनल एनर्जी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द QV, दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू द हीट एब्जॉर्ब्ड. क्लियर है? हीट एब्जॉर्ब क्यों बोला है, हीट इवॉल्व क्यों नहीं बोला है, क्योंकि सिस्टम जो है हीट एब्जॉर्ब कर रहा है. हीट इवॉल्व करता स्टूडेंट्स तो यहाँ पर Q के आगे नेगेटिव साइन आता, साइन कन्वेंशन में पढ़ा था ना. यस, सो दिस वाज द रीजन. क्लियर है इतना सबको? ये स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई एम एम्फसाइजिंग ऑन दिस. ओके, डेल्टा यू इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जब कांस्टेंट वॉल्यूम, जो वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हैं तभी जा करके डेल्टा यू जो होता है स्टूडेंट्स दैट इज इक्वल टू Q. ठीक है, चलो आई होप क्लियर है. अब क्लियर है सबको? ओके, चलो अब ये स्टेटमेंट डेल्टा यू इज इक्वल टू QP इज इक्वल टू QP क्यों लिया है, माइनस P डेल्टा V एट कांस्टेंट क्या बोला है, प्रेशर, वेयर QP is the heat absorbed by the system and minus P del V represents the expansion work. Expansion work नेगेटिव में क्यों बताया है, क्योंकि मान लो ये दो सिस्टम है. ठीक है,
ये वेट्स रखे हैं यहाँ पर, ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, यहाँ पर हम वेट्स रखकर एक P एक्सटर्नल प्रोवाइड करवा रहे हैं, मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो ये कंप्रेस हो रहा है, यस, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव ऑलरेडी, लेकिन हो क्या रहा है स्टूडेंट्स, कंप्रेशन, तो हम एक तरह से बोलते हैं कि कंप्रेशन के दौरान जो वर्क डन होता है पॉजिटिव होता है, क्योंकि कंप्रेशन होता क्यों है, जब हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, मतलब हम वर्क ऑन द सिस्टम करते हैं, ओके। एंड यहाँ पर एक्सपेंशन कब होगा, एक्सपैंड करना मतलब फैलना, तो ये ऊपर कब जाएगा, अब एक्सपेंशन वर्ड बोल रही हूँ तो ये नीचे तो आएगा नहीं, यस, पिस्टन नीचे तो आएगा नहीं, एक्सपेंशन है मतलब गैस एक्सपैंड कर रही है, यस, ये जो गैस प्रेजेंट है ये स्टूडेंट्स एक्सपैंड कर रही है, देयरफॉर व्हाट इज हैपनिंग, पिस्टन ऊपर मूव कर रहा है, तो यहाँ पर वर्क डन क्यों हो रहा है, बाय द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन इज बाय द सिस्टम एंड टेकन एज नेगेटिव, इसीलिए यहाँ पर माइनस PdV रिप्रेजेंटेशन जो है वर्क डन का वो एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके, बिकॉज वर्क इज डन बाय द सिस्टम। क्लियर है इतना, ओके, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर QP क्यों लिया है, क्योंकि अगर प्रेशर कांस्टेंट मान रहे हैं, अगर प्रेशर कांस्टेंट मान रहे हैं तो ये होगा फॉर्मेट, पहले क्या माना था, वॉल्यूम कांस्टेंट माना था, ठीक है। चलो, तो U डेल्टा U को कैसे लिख सकते हैं, U2 माइनस U1 ऐसे ही लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू QP एंड माइनस ऑफ P डेल्टा V को V2 माइनस V1, यही किया है यहाँ पर, ओके। इसको रीअरेंज करने पर हमें क्या मिलता है, QP इज इक्वल टू U2 प्लस PV2 माइनस U1, मतलब QP क्या ले आए, इस तरफ ले आए, तो चलो QP इस तरफ ले आते हैं, चलो, या फिर QP को यहीं रहने दो, QP इज इक्वल टू ऐसे करके लिख लेते हैं, ये इक्वल टू साइन है ना, इसके राइट हैंड साइड पर QP है, इसको ऐसे लिख लेते हैं U2 माइनस U1 एंड फिर इस तरफ क्या लाएंगे, माइनस P है ना, तो क्या हो जाएगा प्लस P एंड V2 माइनस V1, यही हो जाएगा, यस। अब इसको रीअरेंज कर लिया तो क्या मिला, देखो इसको मैं आगे यहाँ लिख रही हूँ, U2 माइनस U1 प्लस PV2 माइनस PV1, ओके, यही किया है। तो अब जो 1 वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ कर लिए एंड 2 वाले टर्म्स हैं एक तरफ कर लिए, मतलब U2 प्लस PV2, U2 प्लस PV2 एंड साइन माइनस का, माइनस ऑफ U1 प्लस PV1, प्लस PV1 क्यों हुआ, क्योंकि अंदर जाता है तो क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, उल्टे हो जाते हैं साइंस, यस यस, तो दिस इज द फॉर्मेट एंड हमें क्या मिला, QP इक्वल टू QP है ये सब कुछ, ठीक है। चलो, आई होप इतना क्लियर है। नाउ वी कैन डिफाइन अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन, एंथैल्पी। अब हम क्या डिफाइन कर सकते हैं, एंथैल्पी डिफाइन कर सकते हैं। द हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या था, इंटरनल एनर्जी, यस, बताया था, हीट एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम Q प्लस W, W क्या था बेटा, PdV, वॉल्यूम कांस्टेंट थी, तो ये टर्म 0 हो गया था एंड डेल्टा U इक्वल टू हो गया था Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट थी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं तब ये जो हीट एब्जॉर्ब्ड होती है दैट इज इक्वल टू द एंथैल्पी, हाईली इंपॉर्टेंट, एंड QV इज इक्वल टू डेल्टा U। ये दोनों चीजें सब लोग अभी याद करेंगे, अभी याद करेंगे, पूरे थर्मोडायनेमिक्स में वी आर गोइंग टू यूज दिस थिंग, ओके। तो चलो इसको देख लो सब लोग। नाउ सी, QP इक्वल्स टू डेल्टा H होगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, जैसे QV इक्वल्स टू डेल्टा U होता है, सिमिलरली QP इज इक्वल टू डेल्टा H होता है। देखना है क्या, चलो अच्छा, इसका डेरिवेशन देख लेते हैं कि QP क्यों होता है इक्वल टू डेल्टा H, यस। चलो लेट अस चेक आउट, देखो क्या बोला था, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर मैं यहाँ पर Q को प्रेशर कांस्टेंट रख रही हूँ स्टूडेंट्स, तो ये QP हो जाएगा टर्म, तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H लिख लूँ, प्लस W मतलब माइनस ऑफ PdV, यही होता है, P डेल्टा V कर लो, चलो ठीक है। तो अब इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे लिख सकती हूँ, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, लिख सकती हूँ ऐसे। एंड व्हाट इज W, W क्या है, PdV, इट इज P डेल्टा V,
है ना। अच्छा, अब इनफाइनाइटली स्मॉल टर्म्स में लिखेंगे डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी प्लस वी डेल्टा पी. एक सेकेंड, दिस विल बी minus PdP, I guess. Okay, let me check it. It will be plus only. It will be plus. We did it right. Okay. चलो, अब डेल्टा U इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U कितना, DQ एंड प्लस W. यस, तो प्लस W इक्वल टू माइनस ऑफ PdV. यही होता है ना. डेल्टा U इक्वल टू कितना होता है, अगर मैं इसको एक्सपैंड करके लिखूंगी तो डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q प्लस W. यस, एंड W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डेल्टा V. यही होता है, तो यही लिखा है मैंने, माइनस PdV. ये सिर्फ इतना लिखा है जो हमने पढ़ा था ऑब्वियसली, प्लस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P. ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है. तो माइनस PdV एंड प्लस PdV कैंसिल हो जाएगा. एंड कांस्टेंट क्या है स्टूडेंट्स, प्रेशर. Yes, pressure is constant ना. Tell me. तो since pressure constant है, constant pressure की बात हुई है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा. तो डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q डेल्टा Q या फिर Q at constant pressure. तो this is how it is proved. Clear? चलो, okay. यहाँ पर तो ये डेल्टा P इज इक्वल टू डेल्टा H इसीलिए होता है, डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U क्यों होता है, वी सॉ दिस. यस, चलो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर वी आर एक्चुअली मेजरिंग द चेंजेस इन एंथैल्पी. हाईली इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अभी प्रूफ किया है. अब थियोरेटिकल टर्म्स में देख लो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, जब सिस्टम कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तब हम किस चीज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एंथैल्पी की बात कर रहे हैं. एंड जब सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है व्हेन वॉल्यूम इज केप्ट कांस्टेंट, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल एनर्जी की बात कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा, मैं ये आपको लिखवा देती हूँ बिकॉज दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट. आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, so I want you all to note it down too. When heat is absorbed at constant volume, we call it as internal energy, as equal to internal or change in internal energy, change in internal energy. Okay, second चीज है when heat is absorbed at constant what, at constant pressure students, we call it as what, call it as equal to change in enthalpy. एंथैल्पी को डिनोट किससे करते थे, H से. ठीक है, तो मैं सम अप करके लिख रही हूँ 1 and 2, दो स्टेटमेंट्स हैं. 1 का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो जाएगा हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंड सेकेंड है हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी. इस पर जितने स्टार लगाने लगा लो, इस पर स्टूडेंट्स जितने स्टार लगाने हैं लगा लो, हाईली इंपॉर्टेंट. ओके, इसको दिमाग में बिठा कर रखना है, आप ये भूल नहीं सकते. आई एम नॉट अलाउइंग यू टू फॉरगेट दिस. ठीक है, चलो देख लो इतना, देन वील मूव ऑन. ठीक है, तो इतना क्लियर है सबको. आगे देखते हैं. अच्छा, ये चीज और देख लो, QP इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा H होता है. अभी देखा इतना सारा. अब
डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W हमने पढ़ा था, है ना। तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, अगर मैं इस Q को एट कांस्टेंट प्रेशर मान लूं तो डेल्टा U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, डेल्टा H, QP की जगह क्या लिख दूं, डेल्टा H लिख दूं, डेल्टा H प्लस W, यस। आगे लिखते हैं डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H प्लस W, मतलब होता है माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल V, यस। तो अब इसको इस तरफ ले जाते हैं, डेल्टा U प्लस P डेल्टा V is equal to delta H, yes, and this is what we have it here. चलो आगे देखते हैं, डेल्टा H इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। क्यों होता है डेल्टा H नेगेटिव, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इज इवॉल्व्ड एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट इज अब्सॉर्ब्ड, यस। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में डेल्टा H नेगेटिव क्योंकि हीट इज इवॉल्व्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, एंड डेल्टा H इज पॉजिटिव फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि हीट इज अब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द सराउंडिंग्स। क्लियर, एंडो मतलब अंदर लेना, अब्सॉर्ब करना, एक्सो मतलब छोड़ना, बाहर छोड़ना, इवॉल्व करना, ओके। चलो आई होप क्लियर है इतना स्टूडेंट्स। लेट अस मूव ऑन नाउ। क्या है, सॉलिड्स एंड लिक्विड्स डू नॉट सफर एनी सिग्निफिकेंट वॉल्यूम चेंज। अच्छा ठीक है, पता है, लेकिन सबसे ज्यादा डिफरेंस हमें कहाँ देखने में मिलता है, गैसेस में, कि उनमें एप्रिशिएबल नंबर ऑफ एप्रिशिएबल मैग्नीट्यूड का वॉल्यूम चेंज हमें देखने को मिलता है। डिफरेंस बिकम सिग्निफिकेंट व्हेन गैसेस आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है। अपॉन हीटिंग, जब आप सॉलिड को हीट करोगे या लिक्विड को हीट करोगे तो इतना ज्यादा वॉल्यूम में चेंज आपको नहीं नोटिसेबल होगा, लेकिन व्हेन इट कम्स टू गैसेस वी आर एबल टू ऑब्जर्व अ सिग्निफिकेंट चेंज इन द वॉल्यूम। क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी इतने दूर दूर होते हैं, हीट प्रोवाइड करने पे दे डिस्पर्स, तो वॉल्यूम में काफी हद तक चेंज आता है, ठीक है। तो लेट अस चेक आउट, हमने क्या लिखा था, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, यही लिखा था स्टूडेंट्स, लास्ट स्लाइड में यही डिराइव किया था, यही समझा था। अब देखो कुछ नहीं है यहाँ पर, ये वाली स्टेटमेंट देखो, सिंपल लिख रही हूँ, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल V की जगह क्या लिखते हैं, डेल्टा NG/RT। क्यों, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT हमने पढ़ा है, आइडियल गैस इक्वेशन NRT, तो PV इक्वल टू NRT है, तो PV की जगह मैं क्या लिख दूं, NRT लिख दूं, यस। तो अब R एंड T में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ डेल्टा एंड N की जगह सबस्क्रिप्ट में क्या लिख दिया, G। क्यों लिख दिया, क्योंकि गैशियस मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं। वाई, बिकॉज वॉल्यूम में जब हम चेंज ऑब्जर्व करते हैं तो अप्रिशिएबल चेंज हमें गैसेस के केस में दिखता है। अगर सॉलिड्स में होता तो S लिखते, लिक्विड्स में होता तो L लिखते, लेकिन नहीं, सिंस गैसेस के टर्म्स में बात कर रहे हैं तो इसीलिए सबस्क्रिप्ट में हमने G लिखा है। अब चलो देख लो, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Now what does here delta Ng refer to? It refers to the number of moles of gaseous products minus the number of moles of gaseous reactants. सही बात है, दो चीजों की बात होगी, डेल्टा लगा है मतलब कि कुछ में से कुछ माइनस हो रहा है, V2 माइनस V1 करते थे, U2 माइनस U1 करते थे। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही क्यों है, मुझे बताओगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही क्यों है। ये जो डेल्टा Ng है स्टूडेंट्स, ये जो डेल्टा Ng है, यस, इट इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही क्यों है, क्योंकि देखो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इसीलिए है whenever we are considering a reaction जिसमें reactants are getting converted to products, initially number of moles अगर हम देखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं रिएक्टेंट्स के, इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, मान लो 5 मोल्स हैं एंड प्रोडक्ट के 0 मोल्स हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, लेकिन एट टाइम t इज इक्वल टू t अगर हम देखें कोई भी, मतलब मान लो t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल कंडीशन बोल रहे हैं टेक्निकल लैंग्वेज में कि कुछ अभी कोई रिएक्शन नहीं हुआ है, तो नंबर ऑफ मोल्स 5 है रिएक्टेंट्स के। लेकिन जब हम किसी बीच में रिएक्शन को स्टडी करते हैं तो या तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स बराबर होंगे या फिर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे प्रोडक्ट्स के ज्यादा होंगे। जब रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ प्रोसीड करेगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स विल ऑब्वियसली बी मोर देन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। अब इस फाइनल स्टेज में हम डेल Ng कैलकुलेट करते हैं एंड सिंस हमें वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट्स होता है, क्योंकि प्रोडक्ट्स की वैल्यू ज्यादा, नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होते हैं व्हेन द रिएक्शन इज नियर कंप्लीशन। क्लियर है,
चलो इसको देख लेते हैं जरा। PV इज इक्वल टू NRT पढ़ा है ना, तो PV वॉल्यूम A, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम चेंज की बात हो रही है, इसीलिए प्रेशर को डिस्टर्ब नहीं किया है, एंड यहाँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। सिमिलरली PVB दूसरी गैस ले ली, NBRT सेम, ठीक है। अब इसको क्या कर दिया, PVB, ये क्या है बेटा, B क्या है, मान लो A इज कन्वर्टिंग टू B, तो B प्रोडक्ट्स हो जाएगा ना, तो इसीलिए PVB माइनस PVA करेंगे, इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, एंड RT कॉमन, ठीक है। ये इस तरह से आएगा इक्वेशन पूरा, NBRT माइनस NART, एंड यहाँ से RT कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, NB माइनस NART। यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, P कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से अगर P कॉमन ले लेते हैं तो ऐसा हो जाएगा, वील गेट दिस। अब देखो ना इसको, PVB माइनस VA क्या होता है, P डेल्टा V इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा N एंड RT, VB माइनस समथिंग B माइनस A। डेल्टा को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यही है, नंबर ऑफ मोल्स गैसेस के हैं तो यहाँ पर G लगा दिया, तो ये मिल गया था हमको। इसीलिए फिर हमने इस इक्वेशन में डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल V जो होता था, इसकी जगह हमने P डेल V की जगह किसकी वैल्यू डाल दी बेटा, डेल्टा NGRT की। क्लियर है इतना? इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलो लेट अस मूव ऑन नाउ। Okay, what are the intensive and the extensive properties? Very important, but चलो very important है, समझने लायक है। Okay, intensive and extensive properties क्या होती हैं? See, intensive properties are the properties that are independent of the amount of substance. Okay, intensive, IN, intensive, IN मतलब समझ लो independent, INDEPENDENT ऐसे ही होता है ना, PENDENT ऐसे होता है ना, इंडिपेंडेंट, तो IN। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या करती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, वेयर एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटा, दे डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यस, दे डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जाम्पल हो जाएगा टेम्परेचर, क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैंने एक टैप वाटर लिया है ना, टैप वाटर लिया है इस बड़े से बीकर में, एंड एक मेरे पास छोटा सा मग है, ओके, एंड एक मेरे पास बड़ी सी बाल्टी है, ओके, बकेट है बड़ी सी, यस। तो अगर सेम वाटर को, ये जो सेम वाटर बीकर में है, मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया एंड इतना इसमें डाल दिया, ओके, मान लो, तो क्या है, दोनों में अमाउंट अलग अलग है ना, तो क्या इस टेम्परेचर का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। मान लो 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है इस पानी का, या 15 डिग्री मान लो, चलो 25 डिग्री मान लो, ठीक है, रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर इस कप में थोड़ा सा पानी है, इस बकेट में ज्यादा पानी है, तो क्या अमाउंट से टेम्परेचर चेंज हो जाएगा? इसमें भी भाई 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, इसमें भी 25 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, यस। तो अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है टेम्परेचर पर, तो ऐसी क्वांटिटीज जिनमें अमाउंट की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट्स टेम्परेचर पर, व्हाट डू वी कॉल सच क्वांटिटीज, वी कॉल सच क्वांटिटीज एज द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ओके, क्लियर है? तो चलो, एक टेम्परेचर का एग्जाम्पल समझ लिया इंटेंसिव के लिए। एक और चीज समझ लो कि अगर किसी भी क्वांटिटी के आगे क्या लगा है, मोलार वर्ड लगा है, मोलार वर्ड लगा है, स्पेसिफिक लगा है, यस, जैसे मोलार हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ऐसे करके किसी के भी आगे प्रीफिक्स मोलार या स्पेसिफिक लगा है, वो सारी ही इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लियर है? यस, क्लियर है इतना? ओके, चलो, तो दीज आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। दूसरी चीज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? दैट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्टूडेंट्स, ठीक है। अब इसमें आ जाएगा हमारा मास, आ जाएगा वॉल्यूम, आ जाएगा, ओके। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में क्या आ जाएगा? टेल मी। See, mass, volume, internal energy, enthalpy, heat capacity, all of these are what? Extensive properties. And intensive properties में क्या है? Temperature आ गया, density आ गई, pressure आ गया। अब देखो, मान लो हनी का एग्जाम्पल, डेंसिटी की बात आई है ना, तो हनी ले लेते हैं, ठीक है। एक बीकर में हनी है, एक छोटी सी कटोरी में मैंने यही हनी ट्रांसफर कर लिया, एंड क्या कर लिया, एक प्लेट में हनी ट्रांसफर कर लिया, ओके। तो क्या मुझे बताओ कि ऐसे
इसमें ज्यादा अमाउंट है, इसमें सिर्फ एक लेयर है, तो क्या डेंसिटी चेंज हो जाएगी हनी की? नहीं होगी ऑब्वियसली। तो सच क्वांटिटीज जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होते हैं, दे आर दी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज independent of the amount of substance, and extensive properties obviously depend on the amount of substance. एक important चीज, extensive property upon extensive property will give us the intensive property. इसका famous example है students density. डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है या एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है? इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली वॉल्यूम इज ऑल्सो एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि ये तो ऑब्वियसली अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करेंगे ना। मास है, बोला है 5 kg है, तो जाहिर सी बात है वो 5 kg अमाउंट पे ही तो डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली वॉल्यूम है, बोला है 1000 लीटर पानी है, तो वो भी तो वॉल्यूम पर ही डिपेंड कर रहा है, मास पर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड कर रहा है कि कितना है। ठीक है, 10 लीटर है, कितना है? 10 लीटर है, कितना है? 5 किलो है, लाइक दैट। ठीक है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव ऑफ अपॉन एक्सटेंसिव, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है डेंसिटी का फॉर्मूला। ये हमें दे रहा है डेंसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम इज गिविंग अस डेंसिटी स्टूडेंट्स, व्हिच इज व्हाट? इट इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव गिव्स एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? चलो, लेट अस मूव ऑन नाउ। सी, अब स्टूडेंट्स बात करते हैं हीट कैपेसिटी की। ओके, तो चलो, व्हाट इज हीट कैपेसिटी? व्हाट इज हीट कैपेसिटी? सी, हीट अपियर्स, हीट क्या होता है हमने देखा है, इट इज बिकॉज ऑफ द इट इज एक्सचेंज इन एनर्जी एज अ रिजल्ट ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस, यही देखा है। तो हीट अपियर्स एज अ राइज इन टेम्परेचर, मतलब पहले टेम्परेचर कुछ था, अब कुछ हो गया है, मतलब कुछ डिफरेंस है टेम्परेचर में ऑफ द सिस्टम। इन दैट केस heat absorbed by the system, increase of temperature is proportional to the heat transferred. यही बात करते हैं कि जो heat है that is what? It is a function of temperature only. temperature difference क्या होता है? Yes, तो इसीलिए बोलते हैं जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ही हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब हुई होगी। ओके, अब सिंस ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ये मुझे हटाना है, तो Q इक्वल टू क्या कर दूंगी? एक कोएफिशिएंट आ जाएगा एंड डेल्टा T। कोएफिशिएंट यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? C। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया हीट का, हीट इज इक्वल टू C डेल्टा T। कोएफिशिएंट कौन सा है? C है। ओके, तो magnitude of this coefficient depends on the size, composition and nature of the system. We can also write this as Q is equal to C delta T, यही किया है। या फिर अगर हम देखें C को अगर लिखना है तो C क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? C क्या हो जाएगा? Q as it is upon delta T कर दूं तो Q upon delta T, या फिर dQ upon dt। सिंपली अगर बहुत छोटे चेंज की बात हो रही है तो dq अपॉन dt, क्योंकि इस वाले फॉर्मूले से देखो ना, आई एम रिपीटिंग इट। सी, q इज इक्वल टू क्या लिखा था? c डेल्टा t, यही आया था यहाँ से। q वॉज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाया, इक्वल टू लगाया तो एक कांस्टेंट आता है c, एंड t विल बी एज इट इज डेल्टा t। यस, चेंज इन टेम्परेचर होता है, q इज अ फंक्शन ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। यस, इतना हुआ तो कांस्टेंट आ गया c। अब c मुझे डिफाइन करना है तो इट विल बी q बाई t, लेकिन यहाँ पर dq बाय dt मैं कर दे रही हूँ, फॉर अ स्मॉल चेंज डिफाइन कर रहे हैं। हाईली इंपॉर्टेंट, okay, highly important. Yes, now the coefficient C is called as the heat capacity, C for capacity, ठीक है? C is called as what? Heat capacity. Clear है सबको? Yes, चलो, now let us move on. हमने क्या डिफाइन किया? C is equal to students, हमने अभी प्रूफ किया कि C is equal to dq by dt, and we know two things कि delta U is equal to Q at constant volume and delta H is equal to Q at constant pressure. Yes, तो चलो यहाँ से देखते हैं, अगर मैं हीट कैपेसिटी की बात करूँ, हीट कैपेसिटी लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, C is called as the heat capacity. Yes, तो चलो हीट कैपेसिटी एट, इसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर मैं बोलूं इज इक्वल टू व्हाट स्टूडेंट्स? दिस इज इक्वल टू व्हाट? dq बाई dt, dq बाई dt, है ना? यही होता है। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात कर रही हूं तो यहां भी कांस्टेंट वॉल्यूम का केस कर दे,
तो CV इज इक्वल टू क्या ये नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स, QV किसके इक्वल था, डेल्टा U के, तो डेल्टा U अपॉन डेल्टा T, यस, या लिख लो dt डेल्टा T, ओके, ऐसे करके लिख लो अभी के लिए, ओके। सिमिलरली अगर मैं हीट को डिफाइन कर रही हूँ कांस्टेंट प्रेशर के टर्म्स में, यस, CP हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सी को क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे करके मैं टर्म्स को वर्बली बोल रही हूँ। तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर भी QP हो जाएगा, QP किसके इक्वल होता है, डेल्टा H के, तो डेल्टा H अपॉन T नहीं हो जाएगा, इसको डेल्टा T नहीं लिखना, ओके, इसको डेल्टा T नहीं लिखना, ठीक है। तो क्या ये नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो अब यहां से मैं C, अगर अब मैं यहां से डेल्टा U की वैल्यू लिखूं तो क्या आ जाएगी, CV एंड डेल्टा T, यस, राइट इट एज डेल्टा, नो प्रॉब्लम, यू राइट इट और डोंट राइट इट, इट वोंट मेक एनी डिफरेंस। अभी समझो डेल्टा H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CP डेल्टा T, CP डेल्टा T। तो ये दो चीजें क्लियर है सबको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क इट एज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके। यहाँ पर से हमने डिफाइन करा है इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी को इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी, ओके, यस, ये C हीट कैपेसिटी होता है ना। चलो, आई होप इतना क्लियर है, आगे देखते हैं। C, when C is large, a given amount of heat results in only a small temperature rise। चलो, ये सब तो ठीक है। C is directly proportional to the amount of substance, okay, ये एक टर्म है। चलो, molar heat capacity of a substance is the heat capacity for 1 mole of the substance and is the quantity of heat needed to raise the temperature by 1 mole or of 1 mole by 1 degree। molar heat capacity क्या होता है, heat capacity हमने अभी देखा था, heat capacity what it is exactly, see students, it is the amount of heat required to raise the temperature of substance by 1 degree or 1 Kelvin, जो simply heat capacity है। What is it? It is the amount of heat required to raise the temperature of the substance by 1 degree or 1 degree Celsius or 1 Kelvin। अब since यहाँ पर मोलार की बात हो रही है, तो कितना डिग्री राइज होगा, 1 डिग्री राइज होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना हो जाएगा, 1 मोल, स्पेसिफिक हो जाएगा 1 मोल। द मोलार हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द हीट कैपेसिटी फॉर 1 मोल हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर और क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री, ठीक है। बस अभी इतना समझें आप। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ हाउ मच, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है, यूनिट मास, मतलब 1 kg या 1 ग्राम, ऐसे करके। वहां पर कितना था, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस था, यहाँ पर यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस है, मतलब 1 kg या 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ज्यादा डिफरेंस अमाउंट में है एक्चुअली डिफरेंस, तो अमाउंट के बेसिस पर हमने डिफाइन कर दिया कि अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछी है तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस बाय ऑफ हाउ मच अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस, 1 kg या 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। यूनिट मास बोला है, यूनिट मतलब होता है 1, एंड सेकेंड चीज बोली है मोलार हीट कैपेसिटी। व्हाट इज मोलार हीट कैपेसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय of 1 mole of substance by 1 Kelvin, clear, और 1 degree। चलो, Q हमें पता है, Q is equal to C delta T, yes, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, Q is equal to number of moles, मोलार के टर्म्स में ऐसे लिख सकते हो NC del T, ठीक है, N क्या है, number of moles, या फिर आप लिख सकते हो MC delta T, तो यही लिखा है MC delta T, ठीक है, मतलब मास ऑफ 1 kg ऑफ सब्सटेंस। अब m जब 1 हो जाता है तो c डेल्टा t ही बचता है, ओके, ठीक है। चलो, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv फॉर एन आइडियल गैस, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय Cv एंड एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी इज डिनोटेड बाय Cp। यस, लेट अस फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू। Q को कैसे लिख सकते हैं, Qv इज इक्वल टू Cv डेल्टा T,
यस ऐसे ही लिख सकते हैं। मैंने डेल्टा यू एंड डेल्टा एच के टर्म्स में आपको बताया था क्यू वी एंड क्यू पी इज इक्वल टू सी पी डेल्टा टी। यस बताया था या नहीं? CV को कैसे लिख दिया इनने? CV इज इक्वल टू क्या लिख दिया है? QV। QV क्या होता है? डेल्टा U अपॉन डेल्टा T हो जाएगा एट कांस्टेंट वॉल्यूम गाइस। यहाँ पर प्रेशर नहीं आएगा, यहाँ वॉल्यूम आएगा क्योंकि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम की बात हो रही है। सिमिलरली हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर में डेल्टा H आ जाएगा। आई हैव एक्सप्लेन दिस होल डेरिवेशन टू यू। ठीक है, चलो अब let us see here difference between Cp and Cv can be derived for an ideal gas as for 1 mole of an ideal gas क्या होता है? डेल्टा H is equal to डेल्टा U plus P डेल्टा V। P डेल्टा V इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा U plus डेल्टा RT। nRT होता है नंबर ऑफ मोल्स 1, तो R डेल T भी लिख लो इसको। ठीक है, अब ये क्या है? इक्वल टू डेल्टा एच। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर डेल टी। क्यों आया? पी डेल वी की जगह आर डेल टी लिख दिया। ओके, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू क्या थी? डेल्टा एच की सी पी डेल्टा टी एंड डेल्टा यू की सी वी डेल्टा टी। तो मैं लिख रही हूँ सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू सी वी डेल्टा टी प्लस आर डेल टी। स्टूडेंट्स है ना, आर डेल टी। यस, अब यहाँ पूरे इक्वेशन इसमें भी डेल्टा टी है, डेल्टा टी है, डेल्टा टी है। इसको मैं क्या ले रही हूँ? कॉमन ले रही हूँ। तो यहाँ पर डेल्टा टी कॉमन ले लिया अगर पूरे इक्वेशन में, तो सी पी इज इक्वल टू डेल्टा टी एंड सी वी प्लस आर रह जाएगा। तो ये डेल्टा टी कैंसिल, क्या हो जाएगा? सी पी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, या फिर यहाँ पर सी वी को इस तरफ ले जाएंगे इक्वेशन के, तो क्या हो जाएगा? सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, वेर आर इज द गैस कॉन्स्टेंट। क्लियर है इतना सभी को? यस, सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। यस, चलो आई होप इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब जो लेक्चर नंबर 3 है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इतना रिवाइज करके आना। एंड लेक्चर 3 में वील स्टडी अबाउट the measurements of delta U and delta H। देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, चलो do revise it and if you have any problem let me know। Okay, have a great day students, bye।